सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। एंड ये हमारा रिक्वेस्टेड टॉपिक था। है बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास, तो मैं फटाफट ट्राई कर रहा हूँ सब पे वीडियो बना के फटाफट आपको देते जाऊँ। तो इसको हम आज पढ़ेंगे दो पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन, टाइप्स क्या होते हैं इसके, इनसे कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो सेकंड पार्ट होगा इसकी, वो हम उसमें इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, एक तो किसको डायग्नोस कैसे करेंगे एंड उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। उससे पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, एक सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हम बहुत पास हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो यार प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इनफर्टिलिटी डेफिनेशन क्या है इसका, सबसे पहले देखते हैं कि इनफर्टिलिटी इज़ द इनएबिलिटी, ठीक है, इट इज़ एन इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। मतलब क्या होता है कि अगर कोई कपल है, ठीक है, उन्हें बेबी नहीं हो रहा है 1 ईयर तक, एंड जो फीमेल है, शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव, ठीक है, उन्हें कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है इवन आफ्टर दे आर हैविंग रेगुलर, ठीक है, रेगुलर एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो जब ये कंडीशंस होती हैं कि 1 ईयर हो गया, रेगुलर हो रहा है और अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स हो रहा है, फिर भी अगर कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। क्लियर? ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो सकता है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, देयर इज़ नो प्रायर प्रेगनेंसीज, ठीक है, कोई प्रेगनेंसीज पहले नहीं हो, मतलब उन्हें एक भी प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, एक भी चाइल्ड नहीं हुआ है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है कि इट डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग आफ्टर अ प्रीवियस प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये दो टाइप से हो गए इसके, मतलब एक क्लासिफिकेशन हो गया। मेन इसके टाइप्स के देखें तो टाइप्स क्या क्या होते हैं। आपकी मेल इनफर्टिलिटी, तो अगर जो आपका कपल में जो मेल है, ठीक है, उसमें इश्यू है उसके स्पर्म प्रोडक्शन में या उसके फंक्शनिंग में या उसके डिलीवरी में, किसके, स्पर्म के, तो वो हम बोलेंगे मेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि प्रॉब्लम इन ओव्यूलेशन, ठीक है, यूट्राइन कंडीशंस और फैलोपियन ट्यूब डिसफंक्शन। ठीक है, इसको भी अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होता है कि नो आइडेंटिफाइबल कॉज डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन, आपने सारे इन्वेस्टिगेशन कर दिए, सब कुछ नॉर्मल है रिपोर्ट, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और ये होता है कंबाइंड इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है कि दोनों मेल एंड फीमेल दोनों इनफर्टाइल हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंबाइंड इनफर्टिलिटी, दैट इज बोथ पार्टनर्स हैव फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनफर्टिलिटी। क्लियर? तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसका, 1 2 3 4। अब बात करते हैं एक एक कॉज की। तो सबसे पहले आपका जो मेल कॉज है, ठीक है, एंड सॉरी यार अगर आपको नीचे से नॉइज़ आ रही है, तो बच्चे नीचे खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसको उनको मैं रोक नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कॉज की। तो कॉज है इसमें मेल कॉज एंड फीमेल कॉज। पहले मेल कॉज को देख लेते हैं। तो मेल कॉज में भी सबसे पहला इशू क्या है आपका कि जो स्पर्म है उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला है लो स्पर्म काउंट। अगर स्पर्म का काउंट ही लो है, ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। सेकंड क्या है, अगर स्पर्म तो नॉर्मल है लेकिन उनकी मोटिलिटी, ठीक है, वो बहुत स्लो स्पीड में चल रही है, उनकी जो स्पीड है वो नॉर्मल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुअर मोटिलिटी, उसकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, एस्थेनियोस्पर्मिया। नेक्स्ट आता है आपका एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, कि अगर उसमें से अगर टेल है, बॉडी है, या टेल मिसिंग है, ठीक है, या टेल में कोई डिफेक्ट है उसके स्पर्म के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेराटोस्पर्मिया। एंड फाइनली कि अगर स्पर्म आ ही नहीं रही है, ठीक है, सीमेन में अगर स्पर्म काउंट ही नहीं हो पा रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एंड इसको क्या बोलते हैं, एजूस्पर्मिया। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया स्पर्म रिलेटेड इश्यूज़। नेक्स्ट क्या हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है मेल में। ठीक है, तो जो बंदा है अगर उसमें लो टेस्टोस्टेरॉन है, या आपका हाइपोगोनाडिज्म है, मतलब हाइपो मतलब होता है लो, एंड गोनाड्स होता है आपके जो गोनाड्स होते हैं, जैसे टेस्टिस हो गया, अगर वो वीकली फॉर्म्ड है या फॉर्म्ड ही नहीं है, तो वो अपना हार्मोन से रिलीज़ नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर कोई ब्लॉकेज हो गया वास्ट डिफरेंस में, टेस्टिस के सराउंडिंग वास्ट डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, एंड एपिडिडाइमस, ठीक है, तो अगर इन जो उसके पार्ट्स हैं टेस्टिस एंड उसके स्क्रोटम के अंदर के, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। फिर हो गया लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे आपका हो सकता है स्मोकिंग करता है वो, अल्कोहल है, ड्रग यूज़, ओबेसिटी, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये सब रीजंस भी क्या कॉज कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी।
एंड फाइनली कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे वेरिकोसील हैं, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन है उसे मम्स, एसटीडीज़, ठीक है, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से भी आपका इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है मेल्स में। क्लियर। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में क्या क्या है आपके पास फैक्टर्स, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका ओवुलेशन डिसऑर्डर्स, कि अगर ओवुलेशन ही प्रॉपरली नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ओवम ही नहीं निकलेंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से होगी। तो इसमें भी क्या क्या कॉज हो सकते हैं। पहला है आपका PCOS, दैट इज़ आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर आता है आपका प्री मैच्योर ओवेरियन इंसफिशियंसी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैच्योर ही नहीं हो पा रहे ओवरीज, एंड उसमें से जो आपके एग निकल रहे हैं वो मैच्योर हो गए, रप्चर नहीं हो पा रहे ढंग से। एंड तीसरा है आपका हाइपर प्रोलैक्टिनिया, ठीक है। तो ये कंडीशंस क्या हो गए आपके ओवुलेशन डिसऑर्डर्स हो गए। बात करें आपके फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। अब आपने जब कब यूट्रस पे आपने देखा है शेप, तो उसमें क्या है आपके ओवरी से आपके जो ओवम निकलेंगे तो वो फैलोपियन ट्यूब से होके तब आपके यूट्रस के बॉडी में आएंगे। पर अगर जो फैलोपियन ट्यूब है वो जो रास्ता है उसी में अगर कोई ब्लॉकेज हो गया तो इसमें वही लिखा है कि ट्यूबल ब्लॉकेज ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे आपका PID हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गया है, या TB है, तो उस कंडीशन में ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। आपका एंडोमेट्राइसिस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो वॉल्स हैं फैलोपियन ट्यूब की वो चिपक गई एक दूसरे से, ठीक है, ऊपर वाली नीचे वाली से जुड़ गई, तो आपके पास जाने के लिए रास्ता ही नहीं है ना वो उनके लिए, तो वो क्या होगा आपका एंडोमेट्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूट्राइन इश्यूज़। ना यूट्राइन इश्यूज़ में हमने फाइब्रॉइड्स के ऊपर भी स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फाइब्रॉइड्स हो गए या पॉलिप्स हो गए या कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इस पर भी हमने बनाया है कि यूट्राइन एनोमलीज़ क्या क्या होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट। आप ये सब वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको जस्ट यूट्यूब में टाइप करना है तो स्नॉट, एंड आपको जो भी टॉपिक चाहिए आपके पास वो आ जाएंगे। मैंने रिसेंटली बनाए थे, एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा अभी, पर आप ज़रूर से इसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, इससे उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेट मी चेक वंस। नहीं है, दूसरी बुक में होंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा नोट्स में, या तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो हमने वो भी पढ़े थे कि आपके जो आपके कहाँ के वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं यूट्रस के, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे उसके टाइप्स होते हैं। या आपका एशरमैन्स सिंड्रोम है, जैसे आपका हमने ऊपर देखा था ना कि एंडोमेट्राइसिस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है इंट्रा यूट्राइन एडिशन हो सकता है कि वॉल से आपस में चिपक रही हैं, तो ये हो गया आपका यूट्राइन इशू। फिर आता है आपका सर्वाइकल फैक्टर्स, ठीक है, जैसे आपका हॉस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस है। इसका मतलब क्या है कि जो सर्विक्स है, ठीक है, जो आपका यूट्रस का सर्विक्स वाला पार्ट है उसमें जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, अगर उसका एनवायरनमेंट, उसका जो म्यूकस है वो फेवरेबल नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है कि जो स्पर्म आ रहा है उसकी डेथ हो जाए, सर्विक्स में ही उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो फिर कहाँ से होगा फर्टिलाइजेशन, तो एक कंडीशन ये भी होती है, ठीक है, सर्वाइकल फैक्टर्स, दैट इज हॉस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस। एंड फाइनली इसमें आता है कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, अगेन जैसे मेल में था इसमें भी वही है कि पुअर डाइट, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एंड मोस्टली एज ग्रेटर देन 35 ईयर्स, ठीक है। तो उन कंडीशन में आपकी इनफर्टिलिटी आपको दिखती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका, हमने 3 चीज़ देख ली, इसके डेफिनेशन, टाइप्स एंड कॉजेज़। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई है हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। एंड ये हमारे नोट्स, एंड ऐसे ही हमारे सारे नोट्स, ये सारे जो भी नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी तो बस इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट पार्ट में हम उसका इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।